तुम्हें अलग अलग रिसोर्सेज इकट्ठा करने की आदत है पर पढ़ते तुम उनको फिर भी नहीं हो। इसमें टेस्ट का सिलेबस है, आज तक किसी का पूरा खत्म हुआ है क्या? खुद का, अपना खुद का, टॉपर का नहीं, मैम का नहीं, सर का नहीं, आपका अपना खुद का एक रिवीजन प्लानर होना चाहिए। हर 5 मिनट में तेरे फोन के अंदर एक नोटिफिकेशन आती है, टिंग टिंग टिंग। हेलो एवरीवन, या एग्जाम की डेट एकदम पास आने वाली है, स्पेशली नीट एस्पायरेंट्स। आपके जेई की डेट्स तो आ चुकी हैं, पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, पर फॉर नीट एस्पायरेंट्स तुम्हारे लिए अभी भी समय है। पेपर की टेंटेटिव डेट मई में आएगी, अभी समय है। तब तक तुम जो कुछ 10 मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक एक नीट एस्पायरेंट करता है, उसको अगर जान लो तो शायद इस समय का जो यूज कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन है, आप ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। पर टाइम को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए फटाफट से उन 10 कॉमन मिस्टेक पर चलते हैं जो शायद आप अभी कर रहे हैं पर फ्यूचर में आपको रिपीट नहीं करनी है। पहली मिस्टेक लेकर आते हैं भाई, जो हर एक बच्चा इस समय पर करने लग जाता है। एनसीईआरटी को छोड़कर आप बहुत सारे रिसोर्सेज को फॉलो करने लगते हो। आपको पीवाईक्यूज की बुक भी बनानी है, आपको कुछ डीपीपी, मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें तो करनी थी, पर आप कुछ रिसोर्सेज नए उठा कर के ले आए, कुछ और ऐसी चीजें पढ़ रहे हो जो कि एनसीईआरटी से तुमको भटका रही है। तो पहला काम यार आपको हमेशा करके रखना है, दैट इज रिसोर्सेज इतने सारे अपने पास ना रखें। आपकी जो बुक होनी चाहिए बेटा, जो आपकी प्राइमरी बुक हो, आपको वापस लौटकर उस किताब पर आना ही है, चाहे वो आपकी कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, और आपकी वो बुक आप अच्छे से जानते हैं, दैट इज एनसीईआरटी। तो अगर तुम भटक रहे हो, तुम्हें अलग अलग रिसोर्सेज इकट्ठा करने की आदत है पर पढ़ते तुम उनको फिर भी नहीं हो, तो पहला काम बंद कर दो। अपनी बुक जो प्राइमरी किताब है, आप एनसीईआरटी पर ही फोकस करें। इधर उधर कहीं से भी पढ़ लो, सब करो, पर लास्ट में जो तुम्हारी प्राइमरी किताब है वो एनसीईआरटी ही होनी चाहिए। इसकी रीडिंग लगाई, कुछ काम नहीं किया तुमने, तो इसकी रीडिंग करनी है आपको। आप बाकी काम कर रहे हैं तो वो सारी चीजें खराब हो जाएंगी। ये प्राइमरी किताब अपनी पहली मिस्टेक जो बच्चे जनरली करने लग जाते हैं। दूसरी मिस्टेक भाई, आप लोगों के दिमाग में ऐसा कुछ थॉट आता है कि मेरा ना मैम अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि मेरा टेस्ट का सिलेबस खत्म नहीं हुआ है तो मेरे मार्क्स जो हैं वो गंदे आएंगे, और उस गंदे नंबर की वजह से मेरा जो मोराल है, जो मोटिवेशन है, वो खराब हो जाएगा। अरे लेकिन एक बात बताओ, जो आपके पास में टेस्ट का सिलेबस है, आज तक किसी का पूरा खत्म हुआ है क्या? कभी किसी का सिलेबस पूरा खत्म नहीं होता। 100% दे दिया मैंने अपना, नहीं होता ऐसा। तो तुम जिस भी पायदान पर हो, जिस भी पोजीशन पर हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम टेस्ट का सिलेबस खत्म नहीं भी करे हो, इस बात से ना डरते हुए आप क्या करें, आप टेस्ट को जरूर जरूर अटेम्प्ट करो। आपने किसी भी हालात में, आंधी आए, तूफान आए, कोई भी कंडीशन आए, आपको अपने टेस्ट को स्किप नहीं करना है। कितना भी आपका दिमाग बोले यार मैंने तो एक ही चैप्टर पढ़ा है, तो जाना पेपर में एक ही चैप्टर का टेस्ट का पार्ट अटेम्प्ट करके आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, पर अटेम्प्ट तो करो, उस सिनेरियो में बैठना तो सीखो। तो आप अगर टेस्ट दे ही नहीं रहे हैं, टेस्ट को स्किप कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, अभी से इसको सुधार लो। तीसरी मिस्टेक देखते हैं भाई, जो कॉमनली बच्चा करता है, जब आप एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं या फिर अपने नोट्स को रिवाइज कर रहे हो, उस समय पर तुम फोकस ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप ऐसे एरा में रह रहे हैं, ऐसे एरा में जहां पर आपके पास में सोशल मीडिया है। हर 5 मिनट में तेरे फोन के अंदर एक नोटिफिकेशन आती है, टिंग टिंग टिंग। तुम्हारा दिमाग बार बार उस तरफ डाइवर्ट हो जाता है। और उसके अलावा कुछ नई कैटेगरी भी आने लगी है आजकल मार्केट में। कुछ बच्चे म्यूजिक सुनते हुए, कुछ अलग टाइप की फ्रीक्वेंसी का म्यूजिक सुनते हुए वो क्लेम करते हैं कि ऐसा करने से पढ़ाई बहुत बेहतरीन होती है। पहली बात, आपको ये म्यूजिक सिस्टम अपने एग्जाम हॉल में लेके जाना अलाउड नहीं होता है। अलाउड होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो यार तुम म्यूजिक, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन जो तुम्हारी फोन की आती रहती है, इन सब से थोड़ा दूर होकर पढ़ाई किया करो। जब भी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, स्पेशली जब आप अपना काम कर रहे हैं सेल्फ स्टडी वाला, आपने सिंपली फोकस करना है रीडिंग करने पर, वहीं पर ध्यान हो।
आप कृपया करके अपने फोन की नोटिफिकेशंस को ऑफ करके ऑफ मोड पर डाल दीजिए। इतना कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं आता है। आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद आप अपने फोन की नोटिफिकेशन देख लो उठकर। पर जिस समय पर रीडिंग, मतलब रीडिंग, अगर तुमने ये करना स्टार्ट कर दिया कि तुम जिस समय पर रीड कर रहे हो तुम उस समय पर फोकस्ड हो, तो सिंपली इतना काम करने से जो तुम अजीबोगरीब तो तुम कुछ अजीबोगरीब सिली मिस्टेक्स करके आ जाते हो, वो शायद सिली एरर आप करना बंद कर सकें। तो ये पार्ट आपको फोकस अगर करना आ गया तो आप अपनी सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हो। जो कॉमन एरर आपके पेपर में होते हैं वो आपसे शायद नहीं होंगे। तो पेपर में जो बार बार कॉमन या रिपीटेड आपकी मिस्टेक होती हैं, वो मिस्टेक सिली मिस्टेक में आप बाद में काउंट करते हो, से आप बच सकते हो। आप सिंपली जब रीडिंग कर रहे हो तब एक समय पर एक ही काम करो, ये सारी चीजों से दूर हो जाओ। तो आपने सोशल मीडिया से लेकर के, म्यूजिक से लेकर के, नोटिफिकेशन को दूर रखना है जब हम रीडिंग कर रहे हैं, जब हमारा सेल्फ स्टडी का टाइम है। तो ये तीसरी मिस्टेक आप अगर कर रहे हैं तो इसको चेंज करें, अपने बिहेवियर में लेकर आए। अब देखो, जितना जरूरी होता है कि आप अपना टाइम टेबल फॉलो करो, तो नहीं ज्यादा जरूरी है क्लास के टाइम टेबल के अलावा आपके पास अपना खुद का, टॉपर का नहीं, मैम का नहीं, सर का नहीं, आपका अपना खुद का एक रिवीजन प्लानर होना चाहिए। तो आपने अगर रिवीजन प्लानर अपना नहीं बनाया है, आप बहुत बहुत बड़ी क्रिटिकल प्रॉब्लम में हो। तुमने यार जेनेटिक्स जैसे टफ चैप्टर को पूरा 1 महीना दिया, बहुत अच्छे से पढ़ लिया, पर उस 1 महीने के बाद आप उस जेनेटिक्स के सवाल ही नहीं लगा पा रहे हो। और ये लूप में आप तब फंसते हो जब तुमने जेनेटिक्स को कुछ समय तक तो किया, फिर उसके बाद गायब कर दिया, फिर तुम उसको पढ़ ही नहीं रहे थे, तुमने उसका रिवीजन ही नहीं किया। तो आप रिवीजन का एक प्लानर बनाओ कि मैंने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का आधा पार्ट, मुझे उसके 10 पेजेस मुझे उसके 3 पेजेस आज पढ़ के सोने हैं, रिवाइज करना है, बहुत दिन हो गए। फिर मुझे लगा फोटो और एस्पायरेशन को पढ़े हुए दिन हो चुके हैं, मेरा प्लानर इन सब चीजों का रेडी हो। ये टाइम टेबल नहीं है तेरा, ये है आपका रिवीजन प्लानर कि मुझे किस समय पर किस चीज को रिपीट करते हुए पढ़ना है। और चीजों की रिपीटिशन लगातार आप तब तक करते रहें जब तक वो रिवीजन से आपके दिलो दिमाग में बस ना जाए। रिपीट रिपीट रिपीट, ये काम आपको करना है टिल एग्जाम डेट। तो आपका कोई अगर इस तरीके का स्पेसिफिक रिवीजन प्लानर नहीं है, आज ही बैठकर अपना एक रिवीजन प्लानर बनाओ कि कब किस समय पर मैं चीजों को रिवाइज करता हूं। ज्यादा समय नहीं लगता इसमें, छोटा सा काम है, करके जरूर रखना। अगर ये किया तो मार्क्स में इंप्रूवमेंट पक्की है। फिर टेस्ट तो दिया तुमने, टेस्ट तो दिया, पर टेस्ट की एनालिसिस ये करना ही भूल गए। अगर मार्क्स 720 नहीं आ रहे हैं, कभी तो आ रहा है 100 से 200 का रेंज, कभी आ रहा है 200 से 300 का रेंज, कभी बन रहा है 300 से 400 का रेंज, या कभी आप बहुत अच्छी कैटेगरी में हो, मार्क्स अच्छे बन रहे हैं। पर इन मार्क्स का इंप्रूवमेंट कराने के लिए बहुत जरूरी है कि आप इस टेस्ट का एनालिसिस करके रखें। तो एनालिसिस आपके टीचर तो नहीं करके देंगे, ऑल्दो फिजिक्स वाला ऐप पर आपको वहां एनालिसिस ऑलरेडी मिल जाती है, पर ये आपका भी काम बनता है, कर्तव्य बनता है कि आप बैठ करके टेस्ट जो भी देकर आए हैं उसका एनालिसिस करें। और जो बच्चा टेस्ट ही नहीं दे रहा है उसको तो खैर अलग ही छोड़ दो, उनका तो क्या होने वाला है कोई अंदाजा ही नहीं है। उन्हें लगता है सीधा एग्जाम हॉल पर बैठेंगे और एकदम से 720 स्कोर आ जाएगा। तो आप अलग ही दुनिया में रह रहे हैं, आपको तो सादर प्रणाम है, आपके लिए कुछ नहीं बोला जा सकता जो टेस्ट दे ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। तो आप टेस्ट की एनालिसिस करें, देना तो है, मार्क्स जिस भी रेंज में आ रहे हैं कैसे मैं उसको इंप्रूव कर सकता हूं उसको इंप्रूव कैसे करें, ये आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी खुद से, कोई आकर आपके लिए काम नहीं करता है। फिर और कुछ मिस्टेक देखते हैं भाई, ये देखो एक कैटेगरी, ओवर थिंकिंग की मूर्त बन जाते हैं कुछ बच्चे, स्पेशली जिस रात टाइम पर आप सोना चाहिए, आपको अपनी स्लीप आवर जो है पूरी करनी चाहिए। आप सोते सोते फिजिक्स का एक सवाल सोच रहे थे, दिमाग में न जाने क्या आने लगा,
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सोचते सोचते कहाँ पहुंच गए। फिर दोस्तों ने क्या बोला था, दिमाग को बिल्कुल खाली ही नहीं छोड़ा है, उसको भर दिया एकदम। इतना ओवर थिंकिंग करते हैं कि कुछ बच्चों का, ये एक रियल बच्चे का स्टेटमेंट है कि मैम ये सवाल मुझसे कल तो बन गए, जेनेटिक्स के सवाल कल तो मुझसे बन गए, बट अगर ये पेपर में नहीं बने तो क्या होगा, अगर पेपर के दिन तबीयत खराब हो गई तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, वैसा नहीं हुआ तो क्या हुआ। अरे सिंपली प्रेजेंट में रहना सीखो, जो पढ़ रहे हो उसको फोकस से पढ़ो, अपना काम तो करो। ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं कुछ बच्चे। तो आप चाहो तो मेडिटेशन, अपने दिमाग को, जो हम बोलते हैं ना, अरे यार मैं तो बोर हो रहा हूं, होने दो, दिमाग को कुछ देर खाली छोड़ दो, एकदम खाली छोड़ दो, थॉट्स को आने दो, जाने दो, फ्लो होने दो उनको, कुछ देर मेडिटेट कर लो, कुछ देर अपनी सांसों को, ब्रीदिंग को काउंट करके देखो, ठीक है, उसके ब्रीदिंग पैटर्न को अपने ऊपर काम करो। तो आपका दिमाग जितना शांत रहेगा, जितना दिमाग के अंदर क्लैरिटी आएगी, उतना ही ज्यादा आप चीजों को समझ पाओगे, ग्रैब कर पाओगे। तो आप प्लीज प्लीज प्लीज, अगर ओवर थिंकिंग कर रहे हो, कुछ चीजें इंसान के कंट्रोल के बियॉन्ड होती हैं, तो तुम इतना ओवर थिंक कर लोगे अगर, तो उससे फायदा तो कुछ होने ही नहीं वाला है। तो अल्टीमेटली अपने दिमाग की ट्रेनिंग करके रखो कि इस ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं होगा। जो अल्टीमेटली होने वाला है वो आपके हार्ड वर्क से होने वाला है। तो यार अपनी मेहनत के ऊपर पूरा पूरा विश्वास रखो। पहली बात तो मेहनत करो, उसके ऊपर विश्वास करो, तब ओवर थिंकिंग जैसी चीजों से आप विन कर जाओगे। ये आपके दिमाग में नहीं चलेंगी फिर चीजें। फिर यही काम चलते आप फिर सिली मिस्टेक करते हो, गड़बड़ करके आते हो, पेपर में जो नोट लिखा था वो तुम देखकर ही नहीं आते हो और आंसर गलत मार्क कर देते हो। तो आपने ओवर थिंकिंग जैसी चीजों से बचना है। भले ही ब्रीदिंग पैटर्न को अपना एक बार मॉनिटर करो, मेडिटेशन कर लो, कुछ आपको लग रहा है, कुछ मन में बात है, किसी से शेयर करना है, आप शेयर कर दो। तो यहाँ पर आप दिमाग को थोड़ा सा अपने काबू में, नियंत्रण में करना सीखें। सब चीजें डुएबल है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम कर नहीं सकते हैं उसको। और कौन सी चीज जो बच्चा कॉमनली करता है, मैम मुझे ना इस चैप्टर में डाउट है, फिजिक्स का कोई चैप्टर है उसमें मुझसे क्वेश्चन बन नहीं पा रहे हैं। अब वो चीजें तूने बस अपने दिमाग में रखी हैं, वो तुम्हारे ब्रेन तक सीमित हैं, वो टीचर तक कभी गई ही नहीं है आज तक। तो आपके पास जितने भी डाउट हैं उनका पहाड़ ना बनाएं, उनको जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी रिजॉल्व करते चलो कि अच्छा इसका क्या कारण है, ये सवाल तो मुझसे नहीं बन रहा है, वो कैसे बनेगा, इसमें क्या स्ट्रैटेजी लगाऊं। तो आपको ये सारे डाउट का पहाड़, माउंट एवरेस्ट नहीं बनाना, हमको सारे डाउट को क्लियर करते चलना है। तो आप कोशिश करें अपने एंड से कि जितने भी आपके डाउट हैं, जहां जिस मोमेंट पर आपको डाउट आते हैं उनको क्लियर करते चलो। जब डाउट आया तभी क्लियर करो। पर अगर लग रहा है कि आज तो मैं घर आ गया, अब डाउट मैम से कैसे पूछूं, सर से कैसे पूछूं, तो उस डाउट क्लियर करने वाली चीज को आप एक पेपर पर, एक शीट पर नोट कर लो। आप उस शीट के ऊपर अपने सारे डाउट इकट्ठे कर लीजिए, डाउट 1 2 3 जो भी डाउट हैं, और जब आपको समय मिल रहा है आप अपने टीचर से ये डाउट पूछ लें। दोस्तों से इसलिए नहीं, क्योंकि दोस्त भड़का भी सकते हैं आपको, वो भी सेम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो आपको राह जो है वो गलत दिखा दें। आप टीचर पर ही भरोसा करें, जाएं और अपने डाउट्स को सॉल्व करें। मैम गूगल का जमाना है, टीचर के पास क्यों जाना है? अरे टीचर ही आपको सही गाइडेंस दे पाएगा। आप डाउट को सॉल्व करने के लिए एआई का, चैट जीपीटी का, इन सब का अगर यूज कर रहे हो तो तुम्हारा ही समय जा रहा है, और तुम्हें नहीं पता वो तो पूरा का पूरा समंदर है, वहां पर इतनी सारी अनवांटेड चीजें हैं जो आपके काम की नहीं थी। तो इसीलिए उन चीजों से बचो। जो भी आपके डाउट क्लियर करने हैं आप पर्चे पर लिख लो। एक दिन का तो वेट कर सकते हो टीचर के पास जाने का, और टीचर के पास जाओ, अपने सारे डाउट जो पर्चे पर लिखे थे क्लियर करो। उससे माउंट एवरेस्ट मत बनने दो यार, मत बनने दो। अगर बन गया है तो उसको अभी की अभी ठीक कर लो जरा। कुछ आखिरी चंद चीजें। मुझे तो बायोलॉजी बहुत पसंद है मैम, मुझे बॉटनी बहुत पसंद है, आराम से सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं, ज़ूलॉजी पढ़ने में मजा आ जाता है, एकदम इंटरेस्ट क्रिएट होता है, तो मैं बायोलॉजी ही पढ़ता रहता हूँ, बायोलॉजी भी नहीं पढ़ता हूँ, बायोलॉजी ही पढ़ता रहता हूँ। और जो मेरा फिजिक्स है
थोड़ा बहुत ठीक है तो फिजिक्स पढ़ लेता हूँ, लेकिन मुझे ना केमिस्ट्री पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं केमिस्ट्री कतई नहीं पढ़ता। अरे पेपर में हर सब्जेक्ट की वेटेज इक्वल है। जब पेपर में हर चीज का वेटेज एकदम बराबर है, सबकी वेटेज एकदम बराबर है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, तो टाइम तो इक्वल देना पड़ेगा ना, एफर्ट इक्वल देने पड़ेंगे। जिस भी सब्जेक्ट में, जिस भी पार्ट में आपको लग रहा है ये मेरा वीकेस्ट टॉपिक है, उसको ज्यादा समय दे दो, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दो। उल्टा ना करे कि मुझे तो ये पढ़ने में मजा आता है, मैं खाली यही पढ़ूंगा, बस नीट का एग्जाम निकालने के लिए बायोलॉजी का ही पार्ट कर लो, पूरा काम हो जाएगा। अरे भाई, आपका जो बायोलॉजी का ही पार्ट है वो मात्र 360 मार्क्स का होता है और पेपर पूरा 720 का है, तो खाली बायोलॉजी पढ़ के क्या 360 नंबर लाने हैं? आज तक सिलेक्शन के लिए क्या कट ऑफ 360 जाती है? तो दिमाग में ये बात पिक्चर क्लियर रखो, हर चीज का वेटेज इक्वल है, हम अनबैलेंस स्टडीज नहीं करेंगे। जिन भी बच्चों के स्पेशली जो मार्क्स की रेंज है कुछ बच्चों की मार्क्स की रेंज ये चलती है भाई, मार्क्स की रेंज है 200 से लेकर 100 तक के बीच में, या फिर 300 से लेकर 400 के बीच में। ये वाली कैटेगरी के बच्चे, तुझे कुछ नया नहीं करना है, ये काम पर स्टार्ट कर दे, इस चीज के ऊपर काम करना। अगर आप सबको बैलेंस थोड़ा भी पढ़ रहे हो, 400 प्लस मार्क्स, 500 तक मार्क्स आपके बहुत प्यार से आ जाएंगे। पर अगर तुम यही काम करते रहोगे, फिजिक्स तो मेरी फेवरेट है, बायोलॉजी मुझे पढ़ना पसंद नहीं है, तो मैं फिजिक्स ही पढ़ूंगा, या वाइसी वर्सा, तो आपके मार्क्स ना उसी रेंज में अटके रहेंगे, इंप्रूवमेंट नहीं होगी। तो अगर आप इस मार्क्स की रेंज में भी फॉल करते हो, तो आप बैलेंस स्टडीज करना स्टार्ट करो। जो भी चीजें आपको टफ लगती हैं, जो भी आपके लिए डिफिकल्ट है, आप उसको थोड़ा ज्यादा समय देना स्टार्ट करो, उन चीजों के ऊपर काम करना है जो टफ लगती हैं। फिर भाई हम लोग समझदार बहुत हैं, तो हम क्या करते हैं, जितनी भी अननेसेसरी डिटेल्स होती हैं अपने पास, उनको ग्रैब करने लग जाते हैं। और छोटा सा टॉपिक था सेल साइकिल वाला, बुक में ना जाने कहीं से गूगल में इंफॉर्मेशन मिली, कहीं का पुराना कोई मॉड्यूल उठाया, एपोप्टोसिस लिखा है, हमने पढ़ लिया, मुझे आता है। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस की कुछ इंफॉर्मेशन है, मैंने पढ़ ली है। फिर चेक पॉइंट का काम कैसे होता है, मैंने पीएचडी करके रख ली पूरी, अब मैं डॉक्टर अपने नाम के आगे लगा लूं, पर पीएचडी की वजह से। अरे आपको नाम के आगे डॉक्टर चाहिए, पर हम चाहते हैं कि आप एमबीबीएस करके फिर अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाएं। पीएचडी करने का फायदा नहीं है, आप अपने पेपर का जो नेचर है उसको तो समझो। जो भी अननेसेसरी डिटेल्स हैं कृपया करके उनको स्किप करिए। आपको प्राइमरी किताब एनसीईआरटी पता है, तो आप मेन फोकस अपना एनसीईआरटी पर रखें, और दूसरा काम ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज को बनाओ। आइडिया लग जाएगा कि जो सवाल है वो कभी साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस से डायरेक्ट पूछ ही नहीं रहा, आपके चेक पॉइंट काम कैसे करते हैं नहीं पूछ रहा तुमसे, एपोप्टोसिस की पूरी डिस्क्रिप्शन, पाथवेज आपसे नहीं पूछ रहा है, तो आप उस चीज की एनालिसिस बस एनसीईआरटी पीवाईक्यूज को देखकर कर सकते हैं बहुत आराम से। तो आप पीएचडी स्कॉलर ना बने, पीएचडी ना करें, जितना जरूरी है उतना ही पढ़ो, समय कम है, वरना एक चीज की पीएचडी हो जाएगी, दूसरे में आप रह जाएंगे पीछे और मार्क्स बनेंगे उस रेंज के, फिर बोलोगे कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है हमारा। तो ये मिस्टेक आप तो ना ही करें, बहुत बढ़िया रहेगा। आखिरी चीज जो आपको नहीं करनी है, रियल टाइम प्रैक्टिस कुछ बच्चे अवॉइड करते हैं। अब ये रियल टाइम प्रैक्टिस क्या है, जैसे कि ओएमआर के अंदर चीजें फिल करके, गोलों को भर करके फिर आप पेपर दें। तो पेपर की टाइमिंग 3 घंटा 20 मिनट, या आप कोई और पेपर भी दे रहे हैं तो आप अपने टाइमिंग के हिसाब वाले पेपर को भी देना स्टार्ट करें। फुल सिलेबस टेस्ट भी आप दें। मैम मैं तो डीपीपी लगा लेता हूं, मैं तो मॉड्यूल लगा लेता हूं, मैंने 1000 सवाल बनाए, बना लो, पर आप एक ना एक बार जब टेस्ट लगाते हो, फुल टाइम वाला टेस्ट ओएमआर के साथ, जैसे तुम्हारा पेपर होने वाला है आप वैसे करो। अब ये चीज नीट वालों के लिए वैलिड है, पर लेकिन जो जेई वाला बच्चा है वो ओएमआर पर क्यों प्रैक्टिस करे, उसको जरूरी है कभी ना कभी वो सीबीटी कंप्यूटर्स पर बैठकर कैसे अटेम्प्ट किया जाता है उसको
आना चाहिए। तो आप तो नीट एस्पायरेंट हो, समझदार बच्चे हो, तो आप OMR की फिलिंग और टेस्ट का जो टाइमिंग है उसको रियल टाइम सिनारियो में ही करेंगे। इनफैक्ट फिजिक्स वाला ने, PW ने तो ये जो रियल टाइम प्रैक्टिस थी इसकी पूरी पूरी एक सीरीज भी लॉन्च करी भाई बीच में, जहाँ पर आपका एडमिट कार्ड आता है से लेकर सारी चीजें हो रही हैं। तो होपफुली अब से आप लोग वो जो कॉमन 10 बातें मैंने यहाँ पर बताई हैं आप वो रिपीट नहीं करेंगे। आपकी मार्क्स की रेंज आज से जो भी आ रही है आप धीरे 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 उसको इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जा सकते हो। अभी अभी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है, आप चाहें तो सिलेक्शन ले सकते हैं। मेन चीज डिपेंड करती है तुम उसके लिए डिटरमिन्ड हो या नहीं हो। अगर तुम्हारा मन अंदर से बहुत स्ट्रांग है, मोटिवेशन अंदर से स्ट्रांग है, तो फिर कोई भी बाहर की एक्सटर्नल फैक्टर आपको रोक नहीं सकती है इस काम के लिए। तो यस, इसी के साथ हम अपनी बातों को एंड करते हैं एंड होपफुली ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी एंड आपने हर एक चीज़ को काम करना है अगर आप ये मिस्टेक कर रहे थे तो। एंड यस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जल्दी मिलेंगे कुछ ऐसे ही और वीडियोस के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।